बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। लाहौर के कई इलाकों को अब से 1 घंटे बाद सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई बड़े शहरों के हॉटस्पॉट्स को सील कर दिया गया है। डॉक्टर्स भी इसी किस्म के इकदाम का मुतालबा कर रहे थे और WHO की जानिब से भी हुकूमत को 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन करने की तजवीज़ दी गई थी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस तजवीज़ के बावजूद जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने लॉकडाउन करने से इनकार कर दिया था। लेकिन ठीक 2 दिन बाद बड़े शहरों के अहम इलाकों को सील कर दिया गया और उसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे दिया गया। खबरें यह हैं कि ये वाला स्मार्ट लॉकडाउन काफ़ी सख्त होगा, जिसमें सील किए गए इलाकों में आमदोरफ्त पर भी पाबंदी होगी। 2 महीने से जायद का अरसा गुजर गया है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ सका कि लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन में क्या फ़र्क है। पहले वाला लॉकडाउन और ये वाला स्मार्ट लॉकडाउन क्यों है? क्या लॉकडाउन से गरीब मुतासिर होते हैं मगर स्मार्ट लॉकडाउन से नहीं होते? लॉकडाउन बुरा होता है और स्मार्ट लॉकडाउन अच्छा होता है? ये तमाम कन्फ्यूजन हमने नहीं फैलाई, बल्कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म के बयानात और हुकूमत के इक़दामात ने फैलाई है। एक बड़ी बहस चली हुई है मुल्क के अंदर कि मुल्क को लॉकडाउन कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान को। मंगल 24 मार्च सुबह 9 बजे से 6 अप्रैल सुबह 9 बजे तक 14 दिन के लिए सूबे भर के बाजार, शॉपिंग मॉल, निजी व सरकारी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, पार्क, सियाती मकामात बंद रहेंगे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, और लॉकडाउन करते हैं तो ये याद रखें कि सारी दुनिया में लॉकडाउन का असल नुकसान है वो हमारे गरीब लोगों को है। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मजीद काम की इजाज़त मिलेगी। इस सूरत हाल पर पंजाब की वज़ीर सेहत का बयान भी चौंका देने वाला है, जो अपनी ही हुकूमत की कमज़ोर फैसला साजी से पैदा होने वाले नताइज का जिम्मेदार अवाम को ठहरा रहे हैं और लाहौर के अवाम को और अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को जाहिल कह रही है। मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज़ जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। ऐसी कौम है जो बातों से बात मानती नहीं है। आप बातें जितनी मर्जी कर लें, उन्होंने सुनना तो ये नहीं। मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग। पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं। अगर सच्ची बात करो तब नाराज़, ना बात करो तब नाराज़, किस तरफ जाए हमें समझ नहीं आती। पहले लॉकडाउन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, लॉकडाउन की हिमायत करने वालों को बुरा भला कहा गया, लोगों को कारोबार खोलने की तलकीन की और ऐन ईद से कबल शॉपिंग सेंटर्स और बाजार खोल दिए गए। और अब कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम कोई अजीब मखलूक है। कोरोना के हवाले से पहले दिन से मिक्स सिग्नल्स वज़ीर-ए-आज़म, वुज़रा और गवर्नर्स देते रहे और जब हालात काबू से बाहर हो गए तो सारा कसूर आवाम का हो गया। जनाब असद उमर ने यह बयान दिया कि आवाम को खबरदार कर दिया गया है कि जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस की तादाद लगभग 10 से 12 लाख तक हो जाएगी और अमवात में 242% इजाफा होगा। जिस तरीके से फैलाव इस वक्त हो रहा है उसमें अगर हमने तब्दीली ना की तो क्या होगा? जुलाई के आखिर तक यही नंबर, जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। यही असद उमर साहब महीना पहले फरमा रहे थे कि ट्रैफिक हादसात में इससे ज्यादा अमवात हो जाती हैं, तो क्या सड़कें बंद कर दें? और यही जनाब असद उमर साहब कोरोना के मुल्क में बेकाबू होने के बाद फरमा रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म को तो इस सूरत हाल का पहले दिन से ही इल्म था। मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे मुवाजना दिखाना चाहता था
कि पिछले, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 दिन के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में औसतन 24 रोज़ाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं। यानी एक माह के अंदर 720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती है अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान का ही मैं एक औसत महीना कि पाकिस्तान में एक महीने में औसतन 4800 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए में, लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है। और अब वज़ीर आज़म के अंदाजों का हाल भी सुन लीजिए। फिर से मैं सबको कौम को बताना चाहता हूं, ये सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों के लिए खतरा है। जब लोग बाहर की टेलीविजन देखते हैं और दुनिया में मुल्कों में क्या हो रहा है, तो वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो सिर्फ बूढ़ों को या बीमारों को इफेक्ट करता है, नौजवानों को इफेक्ट नहीं करता। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। अल्लाह का खास करम है कि हमारे मुल्क में वैसे कोरोना नहीं फैली जैसे कई और मुल्कों में फैली है। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है, हमें पता है कि दुनिया में एक ट्रेंड ये है कि कोरोना फैलती जाती है, फिर एक पीक करती है, फिर वो नीचे आनी शुरू हो जाती है। कोरोना ने फैलना है, ये कोरोना को फैलने से रोक नहीं सकते हम। अगर आप SOPs पे अमल करेंगे तो वो तेजी से ऊपर नहीं जाएंगे केसेस। लॉकडाउन से एक हल नहीं था। जब आप लॉकडाउन करते हैं तो वो उसका जो फैलाव है, जिस तेजी से वो फैलना चाहिए, वो कम हो जाता है। जिस तरह की पाकिस्तान की गर्मी है, जो ड्राई हीट है, उसके अंदर ये वायरस की इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी, यानी फैलने की। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। लेकिन ये फिर भी पाकिस्तान के अवाम का कसूर है कि वो कोरोना वायरस को पता नहीं क्यों फ्लू समझते रहे हैं। ये पाकिस्तान के अवाम का ही कसूर है कि वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी सरेआम करते रहे हैं। ये पाकिस्तान के अवाम का ही कसूर है कि वो अब से चंद दिन पहले तक मास्क पहनने की पाबंदी नहीं करते रहे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार अवाम को ठहराने पर हुकूमत की तनकीद की और कहा कि मुल्क में कोरोना हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से जबरदस्ती फैला। किसने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक जुकाम है, एक फ्लू है? किसने कहा था, हर टेलीफोन कॉल पे चलाया था कि कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है? कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ था और आज तक कंफ्यूज है? कौन कहता था कि गर्मियों में कोरोना वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा? किसने कहा था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस तो पैंडेमिक ही नहीं है? किसने कहा था जनाब स्पीकर कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से लोग फौत हो जाते हैं मगर हम गाड़ियों पे पाबंदी नहीं लगाते? हाउ डेयर यू ब्लेम द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर योर क्रिमिनल नेग्लिजेंस, फॉर योर फेलियर टू लीड, फॉर योर इनकॉम्पिटेंस, और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जाहिल है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अवाम इनको दिखाएंगे, इलेक्शंस में बताएंगे। ये तमाम बातें बहुत अहम हैं डिस्कस करने के लिए। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहबा MP हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब भी हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहबा आपका। हुमायूं अख्तर खान साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्काइप पे मेरे साथ मौजूद हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा चेयरमैन के बहुत करीब हैं। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असेंबली में, जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले भी आपने देखा, बड़ी दबंग किस्म की तकरीर भी की। खोखर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साहब क्विकली मैं स्ट्रेट अवे सर आपके पास आ जाता हूँ। एक बड़ी दिलचस्प बात है, आपने खुद भी आपका जो, अगर मैं कहूँ कि सियासत के हवाले से ब्रीडिंग ग्राउंड, आपका जो बैटल ग्राउंड रहा है वो लाहौर रहा है। लाहौर से ही आपने इलेक्शन भी कंटेस्ट किए। अब यास्मीन राशिद साहिबा अगेन बड़ी ऑनरेबल है हमारे लिए, वो अगर ये फरमा रही हैं कि ये जाहिल हैं और जी बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, इन्होंने सीरियस नहीं लिया। वज़ीर आज़म ने कुछ दिन पहले कहा कि लोग सीरियस नहीं ले रहे, तो अगर वो आपको वोट देते वक्त बड़े अहल हैं और सही वोट देते हैं और आपकी क़यादत को वोट देते हैं, उस वक्त वो जाहिल नहीं है। लेकिन अब SOPs पे आपके मुताबिक अमल नहीं किया उन्होंने, तो वो जाहिल हो गए। ये स्टेटमेंट कुछ हार्श नहीं है यास्मीन राशिद साहिबा के पार्ट पे? उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए था इसे?
मैं यास्मीन राशिद साहबा के आप पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन कम से कम मैं ऐसी स्टेटमेंट कभी ना दूं। अगर मेरा लाहौर हल्का है या नहीं है, पूरा पाकिस्तान हल्का है हमारा, मैं तो कभी ना दूं। मेरा फोकस बतौर हेल्थ मिनिस्टर ज़्यादा शहरियों तक ये पैगाम पहुँचाना मुख्तलिफ ज़राए से, मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, कि हम एहतियाती तदबीर अख्तियार करें। अच्छा हमारे साहब, एक और बड़ा अहम पॉइंट, एक इशू है कि ये भी कहा गया है ऑपोजिशन की तरफ से, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, 17 मार्च 2020 उसके बाद से मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स, आई एम श्योर आपके पास भी कहीं कोलाज मौजूद होगा, आपके मीडिया सेल भी दे देगा पीटीआई का, वज़ीर-ए-आज़म ने पहले दिन से ही खुद ही ट्रिविलाइज कर दिया इसकी नौयत को, ये कितनी संगीन बीमारी है इसको। तो बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोग इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, लोग सीरियसली नहीं ले रहे। खुद उन्होंने कहा कि ये तो एक तरह का फ्लू है, ये बूढ़ों को इससे खतरा है, 97% लोगों को ये हो जाएगा, 90% को ये हो जाएगा, ऐसे कोई इतनी सीरियस बात नहीं है या कोई इतने बड़े मसले नहीं है। बाद में है कि नहीं भी आप अमल नहीं कर रहे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहा। आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप पाकिस्तान की आवाम को ये कहें कि आप जाहिल हैं, आप उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके स्प्रेड का? हकीकत यह है कि आपकी कंफ्यूजन, आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से ये फैला है। देखिए, एक बिल्कुल नया वायरस है, अभी इस पे तहकीकात जारी हैं, अभी इसकी ट्रीटमेंट भी वाज़े तौर पर सामने नहीं आई, इसकी वैक्सीन प्रिवेंटिव भी सामने नहीं आई, और बहुत से ममालिक में बिल्कुल इसी तरह का व्यू था। बड़े बड़े ममालिक में, बरतानिया हो गया, यूरोप के कई ममालिक, अमेरिका ले लें, कि इसको कुछ हद तक इसके जो असरात हैं उनको डाउन प्ले किया जा रहा था। दूसरी चीज़ कि लाइव्स और लाइवलीहुड का जो बैलेंस है, इस दुनिया के हर मुल्क में इस पे बातचीत हुई। कई मुल्क अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ब्राज़ील ले लें, मेक्सिको ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, इंडिया में भी कुछ हद तक। तो ये एक डिबेट जारी रही है। अब मैं आपको हमारे बताऊं कि आप बहस मुबाहिसे में तो हम पढ़ जाते हैं कि लॉकडाउन जो पहले लगा वो किस नौइयत का था, कैसा था, पार्शल था, फुल था, लेकिन देखने में ये आया कि रूरल एरिया ऑफ पाकिस्तान वो किसी किस्म के कोई लॉकडाउन उधर नहीं होता, और अब हर गली मोहल्ले में फौज और पुलिस तो भेज नहीं सकते। इसलिए ये स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट विद TTQ, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन इंट्रोड्यूस किया गया, और ये ठीक ठाक चल रहा था। मसला खराब हुआ है जी ईद से पहले जो शॉपिंग हुई है, और ईद वाले दिन सर वो किसने अलाउ की है शॉपिंग? खुलेआम जब लोग गए, स्पाइक उससे आई है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि पॉलिसीज जो होती हैं वो सैक्रोसेंट नहीं होती कि बन जाएं तो वो कार्व्ड इन स्टोन है। अभी बहुत गौर से जायजा लिया जा रहा है और अगले स्टेप्स लिए जाएंगे। अगर ये तेजी से बढ़ा तो एक ज्यादा ड्रास्टिक स्टेप्स लिए जाएंगे। सर बहुत माजरत के साथ, वैसे आपने कहा सैक्रोसेंट नहीं, वाकई सैक्रोसेंट उनकी नहीं होती, बट ये पॉलिटिशिप का काम है, एक फोरसाइट होती है, इसीलिए वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसीलिए वो मुल्क के वजीर आजम है कि उन्होंने कम से कम कुछ दूर की सोच रखनी है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। वैसे न्यूयॉर्क के गवर्नर का मतलब मुराद सईद साहब के मुताबिक जो स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान ने अभी करना था, उसकी तकलीफ पहले ही मुल्क से बाहर शुरू हो गई थी। इवन न्यूयॉर्क के गवर्नर ने उसको फॉलो करना था। न्यूयॉर्क में टोटल लॉकडाउन था जी। नहीं, वो मुराद सईद साहब ने सर कहा था, मैंने नहीं कहा। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि वहां पर पाकिस्तान के लॉकडाउन की तकलीफ होगी। ये मुराद सईद साहब ने फरमाया था। फैमिली उधर कुछ रहती है, टोटल लॉकडाउन। बिल्कुल ठीक सर, अच्छी बात है। मुराद सईद साहब को अल्लाह करे वो भी सुन लें आपको, और उनको भी पता चल जाए क्या हुआ था। अज़मा बुखारी साहब, जरा ये ईद पे जो शॉपिंग हुई है जी, असल बेड़ा गर्क वहां से हुआ है, लोग बाहर निकले हैं। हमायूं साहब भी फरमा रहे हैं, मैंने बड़ी पूछा कि सर वो अलाउ किसने किया लॉकडाउन? अब वो हुकूमत के पास आर्गूमेंट ही यही है, ये लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड वाला, कि नहीं मजबूरी थी, मईशत का इतना दबाव था, हम आज तक उसी में फंसे हुए हैं। शुक्रिया मुनीब। पहले तो मैं डॉक्टर यास्मीन साहिबा के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे मेरी एको आ रही है। देखिए, एक तो प्रॉब्लम ये है कि ना ये पॉलिटिकल हैं और ना ये लीडर हैं, जो अभी आप दोनों क्वालिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यही तो रोना है इस मुल्क का। और मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहती हूँ कि लाहौर की आवाम इतनी बाशऊर है कि उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यास्मीन राशिद साहबा 3 दफा गई उनसे वोट मांगने, उन्होंने एक भी दफा उनको नहीं जिताया।
और तब्दीली का जो चूरन है वो लाहौर में नहीं बिक सका, लाहौर के लोग इतने बाशऊर हैं। सो ये स्टेटमेंट देते हुए थोड़ा सा अपनी जो आपकी कॉम्पिटेंस है, आपकी जो मतलब शॉर्ट कमिंग्स हैं जो आपके महकमा सेहत में हो रहा है, आप खुद कभी वो वजीर खारजा को कहना पड़ा मुल्तान आके देखें हालात क्या हैं, एक दफा मुल्तान का चक्कर लगा के आई, दैट्स इट। और आप जो है पीपीज जो है वो नहीं दे सकी डॉक्टर्स को, ये आपकी, अब मैं क्या कहूँ, ये किस चीज का मजर था? आपकी काबिलियत का मजर था। आप जो है वो एसओपीज को फॉलो नहीं करा सकी, आपकी काबिलियत का मजर था। आप जो है वो लोगों को अद्वियात, आपने भी कोरोना के आने से पहले आपने तमाम सरकारी अस्पतालों में से अद्वियात गायब कर दी। और एक बात जरूर डॉक्टर साहब को कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहबा, वो मियाँ शहबाज शरीफ ही थे जो डेंगू के दिनों में ना लोगों के घरों के अंदर जाकर उनके जो है वो लॉन खुद खड़े होकर साफ करा रहे थे, उनके जो है वो नालियां साफ करा रहे थे, और फिर भी उनको डेंगू बरादरान कहा गया। उन्होंने वो भी टैग ले लिया, लेकिन डेंगू जो है वो काम करके दिखाया। बड़ा अफसोस है कि आपको सिर्फ जो एक आपका तुर्रा इम्तियाज आपको भूल गया मुनीब, भेड़ बकरियां, जिंदा लाशें। इमरान खान साहब ने भी क्या क्या नहीं फर्म का, एक्चुअली पार्टी का एक सिंबल है कि अगर आप इस तरह की गुफ्तगू ना करें तो पता नहीं चलता कि आप पीटीआई के लोग हैं। अच्छा। तो वो उन्होंने उसके मुताबिक किया। अब आ जाते हैं जरा ईद की तैयारी के ऊपर। आपको याद होगा जब मैंने आखिरी प्रोग्राम आपके साथ ईद से पहले किया था, मेरा एक जुमला था, कोट एंड कोट, मैं हर जगह कहती थी कि पाकिस्तान को ये ईद कितनी महंगी पड़ेगी इसका अंदाजा आपको 15 दिन बाद होगा। वो आप देख रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे ये बताइए, गर्मियों में ये वायरस खत्म हो जाएगा, अभी जो है ये बूढ़ों को जो है वो लगेगा, जवान बच जाएंगे, ये औरतों में नहीं होता, ये मर्दों में हो जाता है। अब वो तो वी हैव गॉन पास्ट दैट स्टेज, वो स्टेटमेंट्स तो आ गई हैं, वो तो स्टेटमेंट्स आ गई। एक डेट मैं जरूर याद कराना चाहती हूँ, एक डेट 18 अप्रैल, मेरे तो दिल पे लिखी है वो डेट। 18 अप्रैल को इमरान खान साहब ने आके कौम को मुबारकबाद दी थी, अगर आपको याद हो। मुबारक हो, हम जो है वो हमने बड़ा कामयाबी से कारनामा सर अंजाम दे लिए हैं। और उसके बाद अब ये ईद के ऊपर मुझे ये बताइए कि एक तरफ इमरान खान साहब की थीसिस ये थी, जो हुमायूं साहब भी कह रहे हैं, इनका थीसिस ये था कि लोग भूखे मर जाएंगे, मैं लॉकडाउन रखूंगा। तो फिर वो जो खरीदारी हो रही थी वो भूख के लिए हो रही थी, वहां लोग रोटी लेने जा रहे थे, बाजारों में रोटियां बिक रही थी। क्या आप बात करते हैं आप लोग, ना आप पॉलिटिकल है ना आप लीडर हैं। अच्छा, चले होना इस कौम का पता नहीं हमें और कितना। बट एक इसकी खोकर साहब, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी, आप दुनिया भी फिरे हुए हैं, कि ये एक ह्यूमन नेचर भी तो है, खाली पाकिस्तान का मसला तो नहीं हम कह सकते कि यहाँ पर लोगों ने एसओपीज फॉलो नहीं किए। और आप देखिए दुनिया में जहाँ पर लॉकडाउन लिफ्ट किए हैं, अब आई थिंक कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी जहाँ जितना वहाँ पर लोगों का ये जमघटा बार्स के बाहर लगा है, वहाँ पर भी लोगों गवर्नमेंट्स ने कहा है कि जितने अंदाज से लोग बाहर निकले और लोगों ने रश किया है बाहर निकलना घर से, तो प्रॉब्लम हर जगह हुए हैं। सो यहाँ पर अगर आवाम को कह दिया गया है कि भाई आपने एहतियात नहीं किया, आप लोग लापरवाह कौम है, या एटीट्यूड बड़ा इनडिसिप्लिन है, तो वो गलत हो गया सर खोकर साहब? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में सारा मलबा आवाम के ऊपर डाल देना गैर मुनासिब सी चीज़ है। मेरे मोहतरम है, बुजुर्ग हैं हुमायूं अख्तर साहब, उन्होंने कुछ ममालिक का हवाला दिया कि जहाँ पर इसी तरह जिस तरह की गुफ्तगू इमरान खान साहब करते रहे, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुमायूं अख्तर साहब ने कि डाउन प्ले कर, तो दुनिया में और भी जगह पे किया गया, लेकिन जहां जहां पर डाउन प्ले किया गया वहां की फिर आप हालत देख लें कि वहां पर हुआ क्या। सही है। जिन हुक्मरानों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, उसके नतीजे में वहां पर फिर हजारों लोगों की अमवात हुई। और अब आपके सामने ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं, ऐसे मॉडल्स भी मौजूद हैं, आपके सामने जर्मनी है, आपके सामने न्यूजीलैंड है, आपके सामने जापान है। और अगर आप अपने किसी मुल्क, अपने पाकिस्तान के साथ अगर मुवाजना करना चाहें हालात, इकॉनमी, मईशत, इस तरह के हवाले से, तो रीजन के अंदर आपके पास बांग्लादेश की एग्जांपल मौजूद है, और फिर वियतनाम की, कि जहां पर वियतनाम में एक आदमी की भी, आज बिलावल भुट्टो साहब ने इस चीज का अपनी तकरीर में भी जिक्र किया कि एक आदमी की भी वहां पर मौत वाकया नहीं हुई इस मर्ज की वजह से। हमारी तरह का मुल्क है, उन्होंने कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट की, और पहले दिन से उन्होंने गवर्नमेंट की जो रिट थी उसको एस्टैब्लिश किया। यहाँ पर गवर्नमेंट की रिट कैसे एस्टैब्लिश हो? जब गवर्नमेंट खुद इंटरेस्टेड ही ना हो, जब वजीर आजम हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो ये समझे ही ना, वो समझे कि ये एक जुकाम है और जुकाम से बढ़कर कुछ नहीं, तो फिर रिट कैसे एस्टैब्लिश हो और लोग क्यों माने और क्यों बात फॉलो हो? फिर जो सदर मुमलिकत ने जो उलमाए कराम के साथ उन्होंने बैठकर एक मुआहदा कर साथ रोजा रसूल, खाना काबा, हरम शरीफ,
दुनिया भर के इस्लामी ममालिक एक लाइन इख्तियार कर रहे हैं, आप दूसरी लाइन इख्तियार कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसको आप इजहर्ट ही नहीं कर सके और फिर आप मलबा डाल दें अवाम के ऊपर, तो बड़ी गैर मुनासिब सी चीज़ है। लेकिन आप इसी सूरत हाल के अंदर एक और बहुत बड़ा क्राइसिस जो मुनीब भाई हमारे सामने जन्म ले रहा है, हमारी आंखों के सामने, और वो है लोकस्ट का, वो है टिपिकल का। आप उसके ऊपर देख लें, उसकी मैनेजमेंट आप देख लें। आज से 1 साल पहले कौमी असेंबली में बजट स्पीच के दौरान ही या उससे थोड़ा पहले आसिफ जरदारी साहब ने खड़े होकर वहां पर कहा कि लोकस्ट जो है वो हमारी मईशत, हमारे जो ज़राअत है उसका शिकार होने वाली है। 1 साल में 3 वजीर बदल गए, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि जी 1 साल पहले की ये बात है, सिंध हुकूमत लातादाद दफा उसके बाद भी कहती रही, 3 वजीर इस दौरान चेंज हुए पिछले 1 साल में, और फिर इवेंचुअली आर्मी चीफ को इस मीटिंग की सदारत करके थोड़ा चीजों को पुश करना पड़ा। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है कि जो अनफॉर्चुनेटली जो सिविलियन हमारी जो इस मकसद के लिए यहाँ पर लोगों से वोट लेकर बैठे हैं हुकूमत करने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए, वो काम नहीं कर पा रहे। सर आपने वैसे वोट का कह दिया, आप तो कहते हैं सिलेक्ट होके बैठे हैं। आपके क्या तो कहती है सिलेक्ट होके बैठे। गैर मामूली हालात में मुनीब भाई, इन गैर मामूली हालात में तो बिलावल भुट्टो साहब ने उसके बावजूद के हमारे एतराजात हैं, हमारे बहुत से एतराजात हैं इनके, जिस तरीके से इनको इलेक्ट करके लाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ चलने के लिए तैयार हूं। आप एक मुझे स्टेटमेंट बता दें कि जिस स्टेटमेंट के नतीजे में उन्होंने भी कोई इस तरह के एटीट्यूड की अपनी तरफ से कोशिश की हो, और तो और उन्होंने इन हालात में बिलावल साहब को और मुराद अली शाह साहब को जिम्मेदार ठहराया। अच्छा, बट एक मैं जरा ब्रेक, आपकी बात पॉइंट आ गया। एक बात बहुत अहम है कि सब मामलात इतने हसास हैं, लेकिन आज भी आप कौमी असेंबली के अंदर देख लीजिए, वहां पर तकरीर क्या हो रही है, बजट सेशन है, कोई बजट के हवाले से कोई बात होनी है, वहां पर तकरीर क्या हो रही है, माजरत के साथ लफ्ज़ चोर, तुम चोर, फलाना चोर, ये आवाज़ें आज एको कर रही थी कौमी असेंबली के अंदर, उस वक्त जब मुल्क में कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा मसला है, लोकस्ट एक बहुत बड़ा मसला है, मईशत इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अभी भी पाकिस्तान के लिए एक मसला है, क्राइसिस है। वहाँ पर आज ये गुफ्तगू हो रही है, इस पर भी बात करेंगे कि ये चोर चोर की डिबेट जो है ये क्यों ख़त्म नहीं होती, और ये नेम कॉलिंग इस क्राइसिस में भी क्यों ख़त्म नहीं होती। ब्रेक के बाद बात। हमारे साहब क्योंकि ये सेगमेंट जरा मुख्तसर है, ये चोर चोर की जो नेम कॉलिंग है, तुम चोर, फलाना भाग गया, फलाना चोर, ये आज भी कौमी असेंबली के अंदर हो रहा था। आप खुद भी मिनिस्टर रहे हैं, तजर्बा भी बहुत है, लेकिन ये इतना क्यों, ऐसा बिहेवियर क्यों है इतनी ज़्यादा, जहाँ पर कंसेंसस को थोड़ी बात होनी चाहिए अच्छी, पॉजिटिव, फॉरवर्ड लुकिंग, आज भी वही बात हो रही है, फलाने चोर, तुम कहाँ से मुझे बताओगे, मैंने कहा ठीक करना है, तुम तो चोर हो। देखिए जी ये इसमें काफ़ी हद तक टिट फॉर टैट होता है। अब आप देखिए कि PMLN पहले दिन से सिलेक्टेड कह रही है। मैं तो जब से सियासत मैंने शुरू की है, मैंने हमेशा अपोजिशन को गवर्नमेंट को सिलेक्टेड ही कहते सुना है, और उनको सुना है कि फौरी तौर पे वो जाएं और नए इलेक्शन हो, और फिर वो रोल्स रिवर्स हो जाते हैं जब अपोजिशन गवर्नमेंट में आ जाती है। या एक छोटी सी बात है जी कि ऑफिशियल जब प्राइम मिनिस्टर आता है ऑफिस में, तो वो कहता है कि भाई मुझे इस नाम से पुकारना है। ये नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे मियां नवाज शरीफ ना कहना, मोहम्मद नवाज शरीफ कहना। ठीक है जी, आपकी मर्जी, इनकी मर्जी होती है। अब प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक बयान निकला कि जी इमरान खान साहब को इमरान खान कहना है। अच्छा जी। अब ये 2 साल से बार बार सो मैं इसमें एक पार्टी को कसूरवार नहीं कहूंगा। ये जो एक रुझान है ये हर बड़ी पार्टी में है, बल्कि हर इमरान खान साहब को क्या आपस में बैठ क्या के कहते हैं सर ये कि इधर लाखों जाने जाया हो रही हैं और मुल्क बहुत बड़ी मुसीबत में है और मुल्क की इकॉनमी का कोई पता नहीं किधर जाएगी। अच्छा जी। तो हम अभी, आपने बड़ा सही बयान किया, हर शाम न सिर्फ असेंबली में, टीवी में भी इसी काम पे लगे होते हैं कि उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है। नहीं, बट बात आपकी ठीक है, बट ये अगर नाम के ही मसला है या इतनी हॉस्टिलिटी का मसला है, I'll give an example. नहीं आपने ठीक एक एग्जांपल तो रख दी, बट
अब अज़मा बुखारी साहबा, क्या ये ऐसा ही है? आप लोगों ने वो, खैर मैं साहब कह रहे हैं पहले दिन से ये शेवा था ऑपोजिशन का, तो थोड़ा को हालात बेहतर नहीं होने चाहिए? चोर फलाना चोर, आई एम सॉरी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज यही होता रहा कौमी असेंबली के अंदर। देखिए वो होता है ना कि आन जो होता है उसको दूसरा भी वैसा ही दिखता है। अब ये ज़रा हुमायूं साहब दिल पे हाथ रख के बताएं, जो अपोजिशन इमरान खान साहब किया करते थे क्या हमने वो किया है? अभी तक अगर यकीन मानिए, मैंने पहले भी कहा है, अगर ये हमारे दौरे हुकूमत में ये आ गया होता ना कोरोना, तो अभी तक नाम भी लोगों के जो है वो डाल दिए गए होते। भी डेंगी बरादरान, मैंने याद कराया ना, डेंगी बरादरान नाम रखा था। इमरान खान न्याजी के नाम से वो क्यों चिढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या क्या नहीं किया। अभी तक उन्होंने जलसे फड़का दिए होने थे। अभी तक कोई एक ज़्यादा धरना प्लान हो गया होता, कोई लॉकडाउन जो है उन्होंने करा देना था। उस वक्त लॉकडाउन जायज़ था, अब वो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए लॉकडाउन नहीं कर सकते। मेरी गुजारिश ये है कि पहले ये चल जाता था। आपने वोट लेने के लिए आपने झूठ बोले, आपने लोगों को सब्ज बाग दिखाए, आपने झूठे वादे किए, आप चोर चोर डाकू डाकू कहते रहे ताकि दूसरे गंदे नजर आए, आप बहुत धुले हुए सर्टिफाइड सादक और अमीन खान जो है वो आप नजर आए। उसके बाद अब ये नहीं हो सकता। अब आपसे सवाल किया जा रहा है और मुझे तो इनकी ढिठाई पे हैरत है। अभी ये चीनी की रिपोर्ट आने के बाद भी दूसरों को चोर कहते हैं, जिनके साइडों पे, जिनके आगे पीछे पूरी कैबिनेट चोरों की बैठी हुई है, वो दूसरों को चोर कहते हैं। और हुकूमत के अंदर हमारे ऊपर तो चले ये इल्जाम ही लगाते हैं, आज तक साबित नहीं कर सके। जब भी हायर कोर्ट्स में जाते हैं, हमारे पास तो फैसले मौजूद हैं, ये जो है इल्जाम लगा लगा के हम पे थक गए। आज तक एक इल्जाम नहीं ये लगा सके कि आपने फलाने ठेके में, आपने फलानी जगह पे चोरी की। हमारी सब्सिडी जो है उसके ऊपर इन्होंने वो लपेट दिया, वो हम करेंगे जी 85 से, आप 47 से करें जी, हमें कोई एतराज नहीं। अच्छा, लेकिन अच्छा। मुझे ये बताइए कि आपका कमीशन कहता है कि चीनी की प्रोडक्शन कम थी, आपने उसके बावजूद बाहर भेजी, साथ सब्सिडी भी दी, उसके बाद दूसरों को चोर कहते हैं। चीनी एक ऐसा टॉपिक है इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? पूरा चोर भी प्रोग्राम गए, कर चोर सकते हैं। चोर, इसीलिए लिखा था शायद मुहावरा। मैं फिलहाल माहौल की बात कर रहा था, आपने कहा कि शायद जो कोई ऐसा हो उसे वैसे ही नजर आता है, बट सेनेटर साहब ये क्या वजह है सर? ये क्या इतने नामों की वजह? एक मिसाल दे दी है कि इमरान खान साहब ने कहा कि भाई उनके ऑफिस में भी कहा इमरान खान बुलाया जाए, कि न्याजी न्याजी कह के क्यों आप उन्हें छेड़ते हैं? हालांकि बहुत बावकार लोग भी हैं न्याजी माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर। नहीं, ये छेड़ होनी चाहिए वैसे, ये क्यों छेड़ है? मुझे छेड़ है, मुझे आप लोग कहते हैं, आपको पता होगा, बार बार इमरान न्याजी इमरान न्याजी क्यों नहीं, कहते हैं? छेड़ किस चीज? नहीं, न्याजीन का नाम है, इसमें छेड़ वाली क्या बात है? क्या छेड़ किया इसमें? अब चले वो हमारे साथ बता देंगे, बट सेनेटर साहब जरा बता दें क्यों करते हैं सेनेटर साहब ऐसे आप सब? देखिए, मेरे ख्याल से तो हमें इश्यूज के ऊपर सियासत करनी चाहिए और किसी को भी तज़हीक का निशाना नहीं बनाना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि हम और अवाम भी हमें टीवी स्क्रीन्स पर आपस में लड़ता हुआ नहीं देखना चाहती है। अवाम इस वक्त हम बहुत गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हैं। इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर, और ये लोग भी ये जानते हैं कि हमारे यहाँ ये जो कल्चर है जो पिछले कुछ सालों में आया है, इसका जिम्मेदार कौन है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा। अवाम खुद एक बेहतरीन जज है, लेकिन अवाम के इश्यूज के ऊपर सियासत होनी चाहिए। इस वक्त हमारे लातादाद मसाइल हैं और हम इस तरह की आपस में गुफ्तगू करके हमारी तवज्जो हट जाती है। देखिए, हमें इस माहौल में जहाँ पर हमें कुछ पता नहीं है कि आने वाले वक्त में अल्लाह रहम करे हमारे यहाँ इतनी अमवात ना हो जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, हमें दुआ करनी चाहिए कि हम उन हालात से बचे रहें। हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर, वो सारा का सारा सिवियरली अंडर स्ट्रेस आ चुका है। कराची में, लाहौर में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, क्वेटा में हमारे अस्पताल जो है वो इतने ओवरबर्डन हो गए मरीजों के उससे कि वहां पर इस वक्त बिस्तरे नहीं मिल रहे लोगों को। तो हमें इन चीजों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। फिर जो बजट आया है, इस बजट में बहुत से एतराजात हैं। हमें हमारी एजुकेशन का, स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस का शिकार है। यूनिवर्सिटीज, उनके ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा निज़ाम दरहम भरम हो चुका है। लोकस्ट हमारे ज़राअत को तबाह कर सकते हैं। हमें इन चीजों पर गुफ्तगू करनी चाहिए, बजाय इससे कि हम साइड ट्रैक हो जाए, कभी इधर चले जाए, कभी उधर चले जाए। ठीक, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपका भी। आपका सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। ब्रेक शामिल करते हैं जी। खैर, अब जो डिबेट आपने देखी उसमें यही लगता है कि जी मईशत तबाह हुई कोरोना के बायस, और कोरोना ने फिर आगे क्या कर दिया वो भी आपके सामने ही है। बहरहाल एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक हुकूमत की तरफ से बेशक देर से सही, लेकिन अब कम से कम एक इफेक्टिव
स्मार्ट लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, उससे केसेस के फैलाव में कितना फर्क पड़ेगा? और एक मुस्बत साइड ये है कि लोग कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, कुछ लोग क्रिटिकल यानी तशवीशनाक हालत में भी जाते हैं लेकिन रिकवर भी हो जाते हैं, उनको डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जो कि हमें बताएंगे कि जो लोग ट्रीट हुए हैं, सक्सेसफुली ट्रीट हुए हैं, उनको किस तरीके से दोबारा ट्रीट किया गया है, कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की गई हैं, किस तरीके से उनको मैनेज किया गया है। इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट होगा आपके लिए, हमारे साथ रहिए। तशवीशनाक बात यह है कि पिछले तकरीबन सवा एक महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं या पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में 1 लाख से प्लस इजाफा हुए हैं, तकरीबन 1.25 लाख केसेस का इजाफा हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान ने अब जिस तरह पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, जो हॉट स्पॉट्स बन गए हैं या हॉट बेड्स बन गए हैं कोरोना वायरस के हवाले से, मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ शहरों के, उनको सील करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। इसके हवाले से डॉक्टर्स हजरात बहुत पहले से बात करते रहे। अभी कुछ दिन पहले WHO की तरफ से भी कहा गया था कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया जाए अगर हालात को कंट्रोल में करना है। एक ये साइड है, लेकिन इसकी एक अच्छी साइड भी है, हम वो भी आज कोशिश करेंगे आपको बताएं कि जो पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं वो आम तौर पर किस तरीके से या कौन से मेडिसिन से रिकवर हो रहे हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। डॉक्टर साहब ने खुद माशाल्लाह बहुत से अब तक जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब भी लोग हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सर पहले तो ये बता दीजिए आप एज अ डॉक्टर, क्योंकि आपने भी कुछ दिन पहले भी आपकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बड़ा कीनली फॉलो करता हूँ, आपने कहा था कि इमीडिएटली कर्फ्यू स्टाइल शायद लॉकडाउन किया जाए। अब ये जो स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, कुछ जगहों को सील कर रहे हैं, लाहौर के अंदर भी कर रहे हैं, स्प्रेड के अंदर फर्क पड़ेगा सर? किसी भी लॉकडाउन से बीमारी तो खत्म नहीं होगी। इट्स नॉट एन एंटीवायरल थेरेपी, इट्स जस्ट ए सपोर्टिव थिंग कि जिसकी वजह से आप ट्रांसमिशन के रेट को कम कर पाते हैं, क्योंकि इस वक्त रेट बहुत वर्टिकली ऊपर जा रहा है। तो होपफुली इससे थोड़ा सा फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फ्लैट होगा तो ऑब्वियसली ये एरियाज़ को बढ़ाया और कम जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। और इसका एक और बड़ा अच्छा तरीका है, और आई होप कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली वो अपनाए, कि हमें ये पता है कि ये किस तरह हमने ये जज किया कि जी गुलबर्ग को कर दें, मॉडल टाउन को कर दें। ये मेरा ख्याल है इस तरह गवर्नमेंट ने किया है केसेस की बुनियाद पे, क्योंकि हम टेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। तो इसलिए इससे भी एक बेहतर लेटेस्ट तरीका है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। आई डोंट थिंक आई हैव शेयर्ड इट एनीवेयर एल्स सो फार। वो ये है कि हमें ये पता है कि ये वायरस स्टूल्स में भी जाती है, और आप स्टूल्स में इसको डिटेक्ट भी कर पाते हैं और उसको एम्पलीफाई भी कर पाते हैं RT-PCR से। तो बहुत सारे मुल्कों ने ये किया है टू सेलेक्ट के किस एरिए को लॉकडाउन किया जाए। उन्होंने उस एरिए का जो सीवरेज है, जो वासा से हम डाटा लें, एक सैंपल लें सीवरेज का और उनको कंपेयर करें, तो उन्होंने देखा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन, क्वालिटी और क्वांटिटी उस एरिए से कितनी ज़्यादा है, और उन्होंने इसमें डिसीजन मेकिंग की है। तो ये एक और साइंटिफिक टूल हमारे पास है इस वक्त कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एरिए से ज़्यादा वायरस एक्सक्रीट हो रही है स्टूल्स में, और उसी एरिए को हम ज़्यादा टारगेट करें। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि हम सब मिलके एक दूसरे की जान बचा सकें, और जो गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है इसको हम सराहें, और इसको उनके गवर्नमेंट के हाथ बिठाएं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। चाहे हम दुकानदार हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, थोड़ी सी कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी हमें अपनी कमाई में, हम अपनी सैर सपाटे में, अपनी एक्सकर्शन में, लेकिन कुछ कुर्बानी तो हमें करनी पड़ेगी कुछ फ़ायदे लेने के लिए। तो इसलिए हम सब एक्सपोज्ड हैं, और अल्लाह करे हम सब बचें। को ये दुआ है हमारी, मैं, आप और आपके देखते हैं सुनने वाले, और जो नहीं भी सुन रहे हैं वो भी बचें। और अल्लाह करे ये ऐसा ना हो कि ये उस लेवल पे चली जाए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक तो है और बहुत ही ज़्यादा ना हो जाए ये सूरत हाल। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, अब क्योंकि आपने खुद पेशेंट्स ट्रीट भी किए हैं, तो ज़रा थोड़ी सी जहाँ हम ये बात कर रहे हैं एक अच्छी ब्राइट साइड भी लोगों को भी दिखानी चाहिए कि लोग रिकवर भी हुए हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स तक रिकवर हुए हैं। तो कोई नॉर्मली ज़रा आसान, अगर मैं आपसे गुजारिश करूँ आसान ज़बान में आप बता दें
कि नॉर्मली पेशेंट्स को ऑब्वियसली वेरी कर रहा होगा इलाज, किसी को आप कोई मेडिसिन दे रहे होंगे, किसी को कोई और दे रहे होंगे, लेकिन नॉर्मली कौन सी मेडिसिन ज़्यादा दी जा रही है, किस तरीके से लोग रिकवर कर रहे हैं? आई हैव नोन इट फॉर अ फैक्ट कि कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स भी आपके पास रहे हैं जो कि रिकवर हुए हैं, तो वो किस तरह हुआ ये सारा मामला? मुनीब देखें, अगर 100 पेशेंट है जो इन्फेक्ट हुए हैं तो उनमें से 30% पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और उनमें से कोई तकरीबन 40% माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ के हैं। तो स्वीयर डिजीज़ के बाकी 30% रह जाते हैं। उस स्वीयर डिजीज़ में अनफॉर्चुनेटली 5 से 7% वो पेशेंट हैं जो साइटोकाइन स्ट्रॉम में जाते हैं, जहाँ पे ये वायरस जो इनहेल करते हैं लंग्स में जाती है और फेफड़ों में जाके ये ACE2 रिसेप्टर्स हैं बॉडी में जहाँ पे ये अटैच होती है और वहाँ ये इंटरनलाइज होती है और वहाँ पे ये जाके एंटीजेनिक चैलेंज होता है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है और एक जंग शुरू हो जाती है बिटवीन हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी पे और एंटीजन जो कि वायरस है। इसकी बैटलफील्ड हमारे लंग्स होते हैं। तो लंग्स में इसी असना में बहुत सारी सोजिश हो जाती है और उसी में ये जो हम जिसकी बात करते हैं इंटरल्यूकिन 1, 6, 12 जिनको ब्लॉक करने की हम बात करते हैं, TNF अल्फा, ये स्क्रीट होते हैं। लंग जो कि एक गुब्बारे की तरह का ऑर्गन है वो लिवर की तरह, जिगर की तरह सॉलिड ऑर्गन बन जाता है और जो लंग का असल काम है कि हवा से ऑक्सीजन लेके ब्लड को मुंतकिल करना वो नहीं कर पाते, तो लंग्स इटसेल्फ को डैमेज होता है और वहाँ क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये मल्टीपल ऑर्गन, बिकॉज ऑक्सीजन ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए उन ऑर्गन्स और ह्यूमन लाइफ की, तो इसीलिए फिर मोर्टेलिटी भी ये हाइपोक्सिया ही ड्राइव करता है। तो इस सूरत हाल में देखें, अगर साइटोकाइन स्ट्रॉम में पेशेंट चला जाए, और तमाम पेशेंट एक जैसे नहीं होते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें स्टैंडर्ड हर बंदे के लिए करनी पड़ती हैं। वो ये हमें खून पतला करना पड़ता है क्योंकि हमें पता है कि इसमें क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी बहुत जल्द ब्लड की, ब्रेन में फालिज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, खून गाढ़ा हो जाता है। क्योंकि इसी को हम देखते हैं जो कहते हैं डी डाइमर्स बढ़ गए हैं, वो यही हम देखते हैं कि कोएगुलोपैथी शुरू हो जाती है, ब्लड आपस में क्लॉट करना शुरू है, तो उसको इनहिबिट करना एक बहुत ईजी चीज़ है। हाइपोक्सिया को हम ट्रीट करते हैं शुरू पे हाई फ्लो ऑक्सीजन पे, अगर उससे नहीं काम करता तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे, बाईपैप, सीपैप पे प्रेशर से ऑक्सीजन देते हैं और एयर देते हैं। खुदा ना खास्ता वेरी रेयरली आई एम वेरी रिलक्टेंट कि किसी को वेंटिलेटर पे डालूं, बिकॉज वेंटिलेटर पे मोर्टेलिटी इनकी एकदम इंक्रीज़ करके 97%, क्योंकि वेंटिलेटर का अपना ट्रॉमा शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जो हम इनके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस वगैरह देखते हैं, अगर किसी को शुगर है, शुगर को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत ही सिलेक्टिव केसेस में जहाँ पे हमें साइटोकाइंस बहुत एलिवेटेड मिलते हैं, इंटरल्यूकिन 6 वगैरह, उनको हम फिर ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह फिर हम प्लाज्मा भी देते हैं। प्लाज्मा हम इसलिए देते हैं कि जो अपनी एंटीबॉडीज़ बनी हैं उनको असिस्ट करे बाहर से जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा पे जो हील हो गए हैं उनकी एंटीबॉडीज़ लेके। तो ये केस टू केस है। और स्टीरॉयड्स जिसकी अब आप वायरल हुई है इस वक्त डेक्सामेथासोन की एक स्टडी ऑक्सफोर्ड से, वो हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम ज़रूरी नहीं कि डेक्सामेथासोन यूज़ करें, हम सब में यूज़ करते हैं। दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। ऑफ कोर्स उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, शुगर बढ़ाते हैं उनको हमें। तो इट इज़ नॉट वन साइज़ फॉर ऑल, इट इज़ टेलर मेड थेरेपी फॉर डिफरेंट पेशेंट्स। मगर आपने बहुत अच्छी बात की, मैं ये कहूँगा फिजिशंस को भी, ट्रीटिंग टीम को भी, कि नेवर गिव अप, लेट अल्लाह डिसाइड कि हु लिव्स एंड हु डजंट लिव। हमें सिर्फ उसका वसीला बनना है। ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह मुझे इस्तेमाल कर ले तो उस ज़ात की मेहरबानी है, वरना वो मेरा मुताज नहीं है, मैं उसका मुताज हूँ, और मरीज़ भी उसी के मुताज हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और हम हमारी टीम से बढ़ के मरीज़ों को नहीं छोड़नी चाहिए। मरीज़ों को आप पम्प्ड अप रखें, मरीज़ों का मोरल हाई रखें, मरीज़ों के रिलेटिव्स के कम्युनिकेशन रखें। अगर आप कम्युनिकेशन रखेंगे, और एक और मैं यहाँ बात बहुत इंपॉर्टेंट कहने लगा हूँ कि मैं कल एक हॉस्पिटल में गया, मैं इफ्तिताह कर रहा था ये कोरोना के सेंटर्स का जो हमने फ्री बनवाए हैं यूनिवर्सिटी ने। तो एक सेंटर में गया, वहाँ पे उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। मैंने कहा क्या मुश्किल है आपको? कहते हैं जी हमें डॉक्टर नर्सेज़ की मुश्किल है, वो नहीं जा रहे कोरोना वार्ड में। मैंने कहा वो इसलिए नहीं जा रहे कि जो टॉप का बंदा है वो नहीं जा रहा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर मैं दरवाजे बंद करूँगा मरीज़ों को, तो उस बोझ के साथ, इस कॉन्शियस के साथ, इस गिल्ट के साथ मैं नहीं ज़िंदा रह सकता। तो इट इज़ बेटर कि मैं ज़िंदा इसी तरह रहूँ
और अपना रोल प्ले करके रहूं। आई डोंट क्लोज माई डोर्स टू माई पेशेंट्स और विद द होप कि अल्लाह विल प्रोटेक्ट मी। एंड ऑल्सो अगर इस असना में मेरी जान चली गई तो इससे बेहतर तो कोई मौत नहीं हो सकती मेरे लिए। मरना तो आपने भी है, मैंने भी है, खुदा जानता है कब मरना है। और मैं ये कहूँगा कि जब तक आपका हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं एक्सपोज करेगा, डोंट एक्सपेक्ट कि बाकी टीम एक्सपोज करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन भी हॉस्पिटल्स में काम करता हूँ, ICU में काम करता हूँ, बिकॉज विद माई एज एंड विद माई वल्नरेबिलिटी मैं एक्सपोज करता हूँ। तो इसलिए मैं आखिर में आपको ये बताऊँगा कि ये क्या वजह है कि एज के साथ मोर्टेलिटी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर वालों की बढ़ती है, शुगर वालों के लिए, स्मोकर के लिए। इसलिए कि जो मैं रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूँ, ACE2 लंग्स में, ये हमने अभी रिसेंटली स्टडी किया, देखा है कि ये एज के साथ बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं अबव 60 एज कम्पेयर टू 40। स्मोकर्स में बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग तो बंद करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शुगर को कंट्रोल करें तो ये कम हो जाते हैं। शुगर अनकंट्रोल्ड है तो एस रिसेप्टर्स बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर के साथ भी बढ़ते हैं, हार्ट फेलियर में बढ़ते हैं, इस्केमिक हार्ट में बढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन उन रिसेप्टर्स की बढ़ती है तो वायरस की अटैचमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है, इंटरनलाइज ज़्यादा होती है। तो ये समझना इसको बुनियादी तौर पर ज़रूरी है कि ये वायरस है क्या। लेकिन यहाँ पे मैं एक आखिरी चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि चाइना से मेरी बात हो रही थी, उनकी 13 यूनिवर्सिटी से। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा हमने 3500 बंदे अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर मरवाए और हमें समझ लगी कि हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है। और उसके बाद पिछले 7 हफ्तों में उनका एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ये कोविड वायरस एंटर भी नहीं हुई उसकी बॉडी में। ऑल्दो वो ट्रीट कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो उनको समझ लग गई कि इनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग देम विद द हार्डवेयर। टू गन असला दे दिया है लेकिन इनको चलाना भी सिखाओ। जब उन्होंने इनको ट्रेन कर लिया, जैसे मैं अपनी टीम को ट्रेन करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही कोशिश होती है कि कहीं कोई टेप भी लगा दूं उनके चेहरों पे इधर उधर कि वायरस उनके नोज तक, उनके माउथ तक ना जाए। अगर इस तरह की हमारी अप्रोच होगी तो ईजिली वी कैन एक्सपोज आवर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू दिस वायरस। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत डिटेल आया। हमने कोशिश भी यही की कि कम से कम जो लोग इस वक्त खाइफ हैं कोरोना वायरस से, या अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई मुब्तला है या आपका प्यारा कोई मुब्तला है, तो अगर कोई डर रहा है इस हवाले से या ट्रीटमेंट के हवाले से, तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब भी हो रहे हैं, ट्रीट भी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि किस तरह से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम हमने इस सेगमेंट को इसीलिए रखा था कि लोगों को एजुकेट किया जा सके। आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक जरूर देगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।